हेलो एवरीवन। सो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। राइट, सो वी आर गोइंग टू स्टडी एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इग्नू के ये नोट्स है और इस पे जो हम पढ़ेंगे टॉपिक, जैसे कि डेफिनेशन, स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, interdisciplinary relations and approaches between anthropology and various इसकी जो बहुत सारी ब्रांचेस होती है एटसेट्रा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे जैसे पहला वन है डेफिनेशन एंड स्कोप। सो आई थिंक दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी। ऑलराइट, सो हम जानते हैं एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी दो इंटर रिलेटेड डिसिप्लिन है जो कि इसके साथ डील करती हैं विद द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर। ठीक है, ह्यूमन कल्चर का ओरिजिन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, एंड हेंस ऑक्यूपाई करता है एक इम्पोर्टेंट प्लेस सोशल साइंसेस में। सो यहाँ पे क्या था, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो यहाँ पे हाईलाइटेड भी है। सो हम पढ़ेंगे जैसे कि बहुत सारी ब्रांचेस हैं विद इन इट डेवलप इन कोर्स ऑफ टाइम, and like cultural anthropology आई, archaeology endeavors to reconstruct ancient societies। तो आर्कियोलॉजी क्या करती है, हमारी एंशियंट सोसाइटी किस तरह की थी, एंड इट इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, आर्कियोलॉजी इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन हो जाती है विद मैथडोलॉजी ऑफ इट्स ओन, रिकवर करती है एंटीक्वेरियन रिमेन्स ऑफ बहुत सारे काइंड्स के फ्रॉम द फील्ड थ्रू लेबोरियस टेक्निक, जैसे एक्सकेवेशन करते हैं। Although archaeology remained for a long time as a descriptive and classificatory of ancient objects and feature, विनफोर्ड्स का जो न्यू आर्कियोलॉजी मूवमेंट है 1960 का एम्फेसाइज करता है लार्जर एंथ्रोपोलॉजिकल गोल्स किसके, आर्कियोलॉजी के। सो विद द हेल्प ऑफ मेथड्स एंड अप्रोचेस एडॉप्टेड फ्रॉम बोथ सोशल एंड नेचुरल साइंसेस। अगर हम बात करें मॉडर्न आर्कियोलॉजी की, तो ये क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करती है पास्ट ह्यूमन सोसाइटीज को, उनकी कल्चरल प्रोसेसेस को। सो इट सप्लाइज द मच नीडेड टेम्पोरल डायमेंशन टू द एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंडीवर, ताकि हम पढ़ सके कल्चर्स प्रेजेंट डे सिंपल सोसाइटीज के। सो दिस इन फैक्ट इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव किसका, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का। राइट, ओके। सो अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करें तो प्री हिस्ट्री क्या है, प्री हिस्ट्री देखिए वो पीरियड है हिस्ट्री का जहाँ पे हमारे पास कोई भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं थी। ऑलराइट, तो ओके, तो कोई भी प्री रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं थी, ना ही हमारे पास लैंग्वेज तब तक डेवलप हो पाई थी। इंडिया में हिस्टोरिकल पीरियड को कॉमनली कब कहते हैं, जैसे मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम बीसी। तो जब अशोका ने इशू किया था ब्राह्मी एडिक्ट्स को, डिफरेंट पार्ट्स में उन्होंने इशू किया था। प्री हिस्टोरियन अपना रिकंस्ट्रक्शन कहाँ से बनाते हैं, रिमोट पास्ट से, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी मटेरियल रेलिक्स ऑफ वेरियस काइंड्स। तो बहुत सारे हमारे पास मटेरियल रेलिक्स अवेलेबल है, हमने वहां से ही अपनी हिस्ट्री को क्या किया है, रिकंस्ट्रक्ट क्या किया है, हमने वहीं से उसको रिकंस्ट्रक्ट किया है। ऑलराइट, so prehistory in India covered a time range of 0.6 to 0.7 million years. Recent dates for the Paleolithic sites of Izampur in Karnataka and Atirampakkam in Tamil Nadu, it Nadu take it to 1.2 or 1.5 million years. डेट जो है रिवत से और उत्तर वाहिनी से शिवालिक हिल्स में पंजाब की है, जम्मू कश्मीर की है, फर्दर पुश करती है एंटिक्विटी ह्यूमन कल्चर की, कि ये ह्यूमन कल्चर जो है वो लगभग 2 मिलियन साल पहले, 2 मिलियन मतलब 20 लाख के आसपास। राइट, सो थ्रू आउट दिस पीरियड यहाँ पे क्या था, आदमी जो है, मैन जो है, राइट, वो क्या कर रहा था, एक नोमैडिक वे ऑफ लाइफ जी रहा था, हंटिंग कर रहा था वाइल्ड एनिमल्स की, वाइल्ड प्लांट्स फूड्स को गैदर कर रहा था, और ये इसका चीफ मोड था उस टाइम पर सब्सिस्टेंस का। टेक्नोलॉजी किस पे बेस्ड थी, वहां पे टूल्स की प्रिपरेशन होती थी, बहुत सारे वेराइटी ऑफ रॉक्स थे जैसे क्वार्ट्जाइट थे एंड इवन लाइमस्टोन, एंड इवन उसके बाद क्या थे, सिलिशियस स्टोन्स भी थे जिससे अपने स्टोन टूल बनाता था, जैसे चर्ट एंड जैस्पर। इसका जिक्र एनसीईआरटी में भी है। राइट, सो प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, या फिर हम 3 स्टेजेस भी बोलते हैं, जैसे कि लोअर एजेस, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, सो ये जितनी भी स्टेजेस है आर डेटेड टू द जियोलॉजिकल पीरियड जिसको हम
प्लीस्टोसीन भी बोलते हैं, राइट। सो अर्ली पार्ट जो होता है होलोसीन का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइनी स्टोन इम्प्लीमेंट्स जिसको हम माइक्रोलिथ भी बोलते हैं वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। सो इसको हम मेसोलिथिक भी बोलते हैं। सो इन एडिशन टू स्टोन, वुड के, बोन के, वो भी टूल्स यहाँ पे बनने शुरू हो जाते हैं। कहाँ से? मिडिल पैलियोलिथिक से अपर पैलियोलिथिक फेजेस पर। सो ये जो प्री हिस्ट्री के जो स्टोन के टूल्स हैं, हम इनको दो कैटेगरीज में बेसिकली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला जो है टूल्स जो हैवी वर्क के लिए होते थे, हैवी ड्यूटी टूल्स भी हम उनको बोलते हैं, और जो टूल लाइट वर्क के लिए होते थे उनको हम लाइट ड्यूटी टूल्स भी बोलते हैं। दीज आर यूज फॉर अ वेराइटी ऑपरेशन, जैसे हंटिंग के लिए यूज होते थे, डिगिंग के लिए होते थे, जैसे रूट्स को डिग करना है, ट्यूबर्स को डिग करना है, कटिंग करना है, स्क्रैपिंग करना है, फ्लेंसिंग करना है, बोरिंग करना है। सो इट वॉज कनेक्टेड विद द एक्विजिशन, प्रोसेसिंग एंड कंजप्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट फूड्स। लोअर पैलियोलिथिक स्टेज को हम कैरेक्टराइज करते हैं जिसमें लार्ज साइज के टूल्स थे, जैसे कि हैंड एक्सेस थे, क्लेवर्स थे, चॉपिंग टूल्स थे, पॉलीहेड्रन्स थे, एटसेट्रा। मिडिल पैलियोलिथिक में अगर हम बात करें तो टूल्स थोड़े और ज्यादा छोटे साइज के हो जाते हैं, राइट। कंसिस्टेंट ऑफ फ्लेक टूल, जैसे स्क्रैपर्स आते हैं, पॉइंट्स आते हैं, बोरर्स आते हैं। फिर हम अगर बात करें अपर पैलियोलिथिक की, सो अपर पैलियोलिथिक कल्चर बिलोंग करता है लेट प्लीस्टोसीन में, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लेड टेक्नोलॉजी लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग स्लेंडर लुकिंग बैक ब्लेड्स, पॉइंट्स, पेन नाइव्स, saw-edged blades, etc. So in the succeeding Mesolithic tools बहुत छोटे हो जाते हैं, टाइनी हो जाते हैं साइज में, generally measuring a few centimeters in length. Types included backed blades, lunettes, triangles, points, etc. all used to prepare composite implement, जैसे कि arrowheads बनाते थे, spear heads बनाने के काम आते थे, हार्पून्स को बनाने के काम आते थे। रोक आर्ट एंड इंटरनेशनल बैरियर ऑफ द डेड ऑल्सो कम इनटू वर्क इन द मेसोलिथिक एज। अब यहाँ पे जैसे आप बहुत जबरदस्त सी पिक्चर देख रही हैं, सो दिस इज दीज आर द टूल्स फ्रॉम लोअर पैलियोलिथिक, राइट। मिडिल पैलियोलिथिक में देखो स्टोन के टूल्स छोटे हो जाते हैं साइज में, फिर अपर पैलियोलिथिक में आते आते जैसे ही उनकी जो स्किल्स है वो बढ़ती हैं, राइट। सो यहाँ पे अपर पैलियोलिथिक में टूल्स बहुत ज्यादा शार्प हो जाते हैं और साइज भी उनका थोड़ा छोटा हो जाता है, राइट। सो ये मेसोलिथिक टूल्स है। ह्यूमन स्केलेटन भी मिला है, कहाँ से? लंगनज, एक मेसोलिथिक हैबिटेशन साइट है नॉर्थ गुजरात में, वहां पे ये ह्यूमन स्केलेटन मिला है। आप देख सकते हैं बिल्कुल हड्डियां आपको दिखाई दे रही है, बिकॉज ये इतना पुराना ह्यूमन स्केलेटन है, इट इज फ्रॉम द मेसोलिथिक पीरियड, राइट। अब आते हैं हम प्रोटो हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या मतलब होता है प्रोटो हिस्ट्री का। तो प्रोटो हिस्ट्री का मतलब होता है कि एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे हमारा जो नोट लिटरेचर, जहाँ पे हमारे, तो बेसिकली प्रोटो हिस्ट्री पीरियड होता है हमारा प्री हिस्ट्री से, जो हमारा पीरियड होता है जहाँ पे बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड ट्रू हिस्ट्री पीरियड। सो ये इंडिया को भी बहुत अच्छे से सूट्स करता है। पहला हिस्टोरिकल पीरियड से यहाँ पे हमारे पास एविडेंस थे राइटिंग के, हड़प्पन में, राइट, या फिर इंडस वैली स्क्रिप्ट भी आपने एनसीईआरटी में पढ़ी होगी, बट हम इनको डेसिफर नहीं कर पाए, हम इनको पढ़ नहीं पाए हैं। Secondly, though the Vedic literature was in an oral state up to 4th century AD or so, its antiquity goes back to the second millennium BC. हमारी जो Vedic literature है वो सिर्फ oral form में ट्रांसफर होती थी, राइट। सो इट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग आवर अर्ली सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड लिटरेरी हिस्ट्री। ये यूनिक फीचर है वर्ड की हिस्ट्री का। Hence, इस पीरियड को हम नहीं बोल सकते that this period should be hence this period should be legitimately included in as proto history. Moreover, proto history क्यों? क्योंकि हमारी जो यहाँ पे रिटन लैंग्वेजेस जो है, स्क्रिप्ट अभी हमारी यहाँ पे बन नहीं पाई है, राइट, प्रोटो हिस्ट्री में।
सो रिटर्न रिकॉर्ड्स हमारे मतलब यहाँ पे नहीं अवेलेबल हुए. कंटेम्प्रेरी विद मच ऑफ द वैदिक लिटरेचर देयर इज एविडेंस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया अबाउट द अर्ली मेटल यूजिंग कम्युनिटीज. हमारे पास वो है तो रिकॉर्ड्स तो है, बट हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है. हावेवर ये सर्टेनली प्री हिस्ट्री है एक सेंस में, बिकॉज यहाँ पे राइटिंग के कोई ट्रेस नहीं आए, यहाँ पे लिखा नहीं जाता था, ऑरल ही यहाँ पे लर्निंग को लोग प्रैक्टिस करते थे. So this period also run parallels with the Vedic literature. It has been included under proto-history. ठीक है. अब during the last 60 years, or it has been customary in India to introduce this period as a buffer between the ill-defined prehistoric period and the better defined historical periods. तो हिस्टोरिकल पीरियड्स क्या कवर करता है, हमारे आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स कवर करता है. फॉर एग्जांपल पोस्ट मीजोलिथिक के प्री मॉरियन कल्चर्स के बिटवीन 3500 टू 3000 बीसी एंड 300 बीसी, राइट. सो कल्चरल पेनोरमा जो है प्रोटो हिस्ट्री का इंडिया में, वो न्यूलिथिक फेज के साथ शुरू हो जाता है बहुत सारे जियोग्राफिकल जोन में. जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, जहाँ पे कश्मीर की बात करें, आपके स्वात वैली की बात करें, विंध्या के प्लेट्यू की बात करें जो बेलन वैली के हैं, कैमूर हिल्स की बात करें, एंड छोटानगर प्लेट्यू की बात करें, नदन बिहार की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें जो सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बेसिकली कवर कर रहा है, राइट. एडजेसेंट सब हिमालय रीजन है, सेंट्रल ईस्टर्न रीजन है, बंगाल बिहार उड़ीसा कॉम्प्लेक्सेस, एंड जो सदर्न रीजन है जो कवर कर रहा है पेनिनसुलर इंडिया को. यहाँ पे हम याद आपको देखना है कि हम यहाँ पे केरला को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं. सो इट इज द फर्स्ट सेटल्ड वे ऑफ लाइफ defined by permanent settlement according to geographical conveniences. production of pottery होता है यहाँ पे, domestication होता है plants का, animals का, pegged का, and ground stone and blade tool industries, and some degree of reliance on hunting भी यहाँ पे पाई जाती है, gathering भी होती है, fishing भी होती है, right. तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में एक जगह है, एंड लाहौरा देवा जो हमारा ईस्टर्न यूपी में पड़ता है, सजेस्ट करते हैं कि न्यूलिथिक फेज एक्चुअली में जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से 6000 साल पहले शुरू हुआ. कौन सा फेज की बात कर रहे हैं, न्यूलिथिक फेज, 6000 साल, राइट. So under proto-history are also included not only the Indus civilization. Indus civilization को भी देखिए हम proto-history में include करते हैं, but also the various late Harappan cultures जो बाद में आए, जैसे गुजरात का कल्चर आया, पंजाब में आए, हरियाणा में आए, late Harappan black and red and ochre painted pottery cultures आया, गंगा यमुना दो आपका, बहुत सारे चालकोलिथिक कल्चर आए आपके राजस्थान के, सेंट्रल इंडिया के, मिडिल एंड लोअर गंगा वैली के, एंड द डेक्कन, राइट. बानस, कयाथा, मालवा, सवल्दा एंड जोरवे कल्चर आया, मेजर एग्जाम्पल है इस चालकोलिथिक स्टेज की, राइट. सो टू दिस प्रोटो हिस्टोरिक फेज ऑल्सो मे बी असाइन्ड द आयरन यूजिंग पेंटेड ग्रेवियर कल्चर गंगा वैली का, एंड मेगालिथिक कल्चर ऑफ विदर्भा एंड साउथ इंडिया, राइट. सो प्रोटो हिस्ट्री आपको समझ आ गया होगा हम इसको क्यों कहते हैं. देखिए ये न्यूलिथिक हैबिटेशन की पिक्चर है एट टेक्का लकोटा. फ्यूनरी वेशल्स फ्रॉम टेक्का लकोटा एंड पिट ड्वेलिंग्स कहाँ से आती है, बुरज़होम. न्यूलिथिक हैबिटेशंस जो होता है, हैबिटेशन जो होता है कश्मीर में, जहाँ पे आपने बुरज़होम पे देखा होगा कि गड्ढे को खोद के वहां पे घर बनाते थे, क्योंकि कश्मीर में इतना ज्यादा टेम्परेचर कम होता है कि लोगों को अपने शरीर को वार्म रखने के लिए, उनको ठंड से बचने के लिए पिट में रहना पड़ता था, राइट. सो पिट बहुत मीटर्स लगभग ये नीचे इनकी डेप्थ होती थी. अब हम बात करते हैं, ये मेगालिथिक सिस्ट सर्कल है विद पोर्ट होल्स, ब्रह्मगिरी कर्नाटक से यहाँ पे आपको मिलेगा. कॉपर एंड टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स है, चालकोलिथिक जोरवे कल्चर की ये एक पिक्चर है, ठीक है. उसके बाद आता है जैसे जोरवे वेयर, नवा दतोली का आता है, व्हाइट पेंटेड ब्लैक एंड रेड वेयर चालकोलिथिक साइट से, ये भी नवा दतोली से आता है. सो नवा दतोली रिकंस्ट्रक्शन देखो, प्रोटो हिस्टोरिक आहार चालकोलिथिक साइट. अब आप देखो कि ये कौन सा है, प्रोटो हिस्टोरिक. तो घर आप देखोगे, घर किस तरह के बनेंगे, बेसिकली घर जो है यहाँ पे आपको घरों में आंगन नहीं दिखाई देगा, राइट.
एंड यहाँ पे आप देखोगे ये छप्पर छप्पर यहाँ पे घर के ऊपर बेसिकली यहाँ पे ज्यादातर लोगों के घर पे घर की छत जो है वो छप्पर से बनी हुई है। सिविलाइजेशन की बात करिए, देखिए सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, राइट। सिविलाइजेशन एंड कल्चर, क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, राइट आप मुझे प्लीज बताइए। सिविलाइजेशन का मतलब होता है एडवांस स्टेट किसका, ह्यूमन सोसाइटी का, वहां पे हाई लेवल ऑफ कल्चर आ जाता है, जैसे सिटी लाइफ भी आ जाती है और एक स्टेट लेवल हो जाता है गवर्नमेंट का। सो जैसे कि आपने गॉर्डन चिल्डे ने प्रपोज किया था, फॉलोइंग एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिविलाइजेशन, क्या गवर्नमेंट आ जाता है और क्या आ जाता है, जो एडवांस लेवल आ जाता है, हाई लेवल ऑफ कल्चर आ जाता है, जैसे सिटी लाइफ, एडवांस स्टेट आ जाता है ह्यूमन सोसाइटी का, राइट। सो लार्ज अर्बन सेंटर आपको देखने को मिलेंगे सिविलाइजेशन में, फुल टाइम स्पेशलिस्ट ऑक्यूपेशंस देखने को मिलेंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आपको देखने को मिलेंगे फूड के, पेइंग सरप्लस टू डीटी और रूलर्स, मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर्स मिलेंगे देखने को, राइट। रूलिंग क्लास मिलेगी दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम मैनुअल लेबर, सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट होगा एग्जैक्ट प्रैक्टिकल साइंसेस का, मेटलर्जी देखने को मिलेगी, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड भी होगा वहां पे, इंडिपेंडेंस होगा क्लासेस का, जैसे कंप्राइजिंग पीसेंट्स, क्राफ्ट्समैन एंड रूलर्स, स्टेट रिलीजन आपको मिलेगा, आइडियोलॉजी मिलेगी, परसिस्टेंट स्टेट स्ट्रक्चर्स होगा। सो इंडस सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो हम क्यों बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है एंड रैंक्स विद द इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, कवर करता है एक एरिया इक्विवेलेंट टू बोथ दी सिविलाइजेशन। हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आप ये जानकर बहुत ही सरप्राइज फील करोगे कि जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, जितने एरिया में ये दोनों सिविलाइजेशन स्प्रेड थे उतने एरिया में हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, राइट। सो and flourished from the beginning of third millennium to the middle of the second millennium BCE. हरप्पा है, मोहनजोदारो है, धोलावीरा है, सुरकातोड़ा है, लोथल है, कालीबंगन है, ये कुछ मेजर साइट्स है इस सिविलाइजेशन की। एविडेंस फ्रॉम साइट्स लाइक बहरगढ़ सजेस्ट करता है कि ये जो सिविलाइजेशन है इट डेवलप्ड आउट ऑफ लोकल एग्रो पेस्टोरल वे ऑफ लाइफ, मतलब कैसे होगा कि पहले कभी एक वे ऑफ लाइफ होता होगा लोगों का जो एग्रो पेस्टोरल था, राइट, एग्रीकल्चर पे वो डिपेंडेंट थे, ठीक है, और यहाँ पे लाइफ स्टॉक को भी रेज करते थे। सो इंस्पिरेशन फ्रॉम द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ऑल्सो प्लेड अ रोल इन इट्स ओरिजिन, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे आप सुरकातोड़ा हरप्पन हैबिटेशन, कुछ कल्चरल सीक्वेंस है सुरकातोड़ा के, आप देखोगे छोटी छोटी ब्रिक्स और ये ब्रिक्स के मकान अभी भी आपको काफी जगह दिखाई देंगे जिनको माना जाता है कि बहुत पुराने मकान हैं। आर्टिरियल थोरोफेयर हरप्पा कालीबंगन, एंड देन नेक्स्ट वी हैव सीटरल पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही है ये, सुरकातोड़ा में हरप्पा जो है बेसिकली जगह का नाम है। एक्सटेंडेड ह्यूमन स्केलेटन इन अ ग्रेव पिट, कालीबंगन में आपको ये हमारे पास एविडेंसेस हैं, ग्रेव पिट है यहाँ पे जिसको पोट्री के साथ बरी किया गया है, फायर प्लेसेस है रो में, सीटाडेल में, कालीबंगन हरप्पा में, फोर्ड फिगर्स फ्रॉम हिसार, हिसार इज इन हरियाणा, कालीबंगन हरप्पन एंड बुरजाहोम न्यूलिथिक साइट, राइट। तो अब यहाँ पे इंडस सिविलाइजेशन जो है वो 1500 BC जो है वो क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, जीसस क्राइस्ट के 1500 जो है 1500 उनके बर्थ होने से 1500 साल पहले। अब प्रोबेबली ये क्यों होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है एक्सटर्नल ट्रेड डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन ट्रेड पे डिपेंडेंट थी, डिक्लाइन हो जाता है।
ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन एट्रीब्यूट्स दैट कि यहाँ पे डिक्लाइन इस वजह से होता है बिकॉज इन्वेजन होता है इंडो आर्यन स्पीकिंग ग्रुप्स का, और ये आते हैं सेंट्रल एशिया से. आर्यन कल्चर इनिशियली सेंटर्ड इन द एरिया ऑफ इंडो गैंगेटिक डिवाइड was a rural way of life based essentially on cattle pastoralism and rudimentary agriculture. तो आर्यन लोग ऐसा मानते हैं कि सेंट्रल एशिया से आए हैं, आके वो इंडो जैंजेटिक जो एरिया है, क्योंकि वो फर्टाइल गंगा नदी होने की वजह से बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता था, तो वहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन होता था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, राइट. सो इट सून बिगैन टू स्प्रेड टूवर्ड्स ईस्ट टू गंगा वैली, लीडिंग टू एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होता है, रिलीजन में आता है, इकोनॉमी रिलीजन डेवलप होता है, इकोनॉमी बूस्ट होती है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन आता है. सो बाय अबाउट द मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम बीसी हेटेरोडॉक्स रिलीजन्स आते हैं, जैसे बुद्धिज्म आपको देखने को मिलेगा, जैनिज्म आपको देखने को मिलेगा, एंड फिर आता है एक नई फेज आती है अर्बेनाइजेशन की, जिसको हम सेकेंड अर्बेनाइजेशन भी बोलते हैं. यहाँ पे फिर सिटीज की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, जैसे पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और जैन आते हैं. दीज इवेंचुअली पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ द मौर्यन एम्पायर. अब यहाँ पे जैसे आर्कियोलॉजी कंसेप्चुअल डेवलपमेंट, फर्स्ट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स है जिसको स्टोन टूल से लेके पोर्ट्स तक उसको हमने रेंज किया है, एंड पेन से लेके पैन्स, नॉट पेन, पैन से लेके मेटल ऑब्जेक्ट्स से देन टू बीड्स, पेंडेंट है, दूसरे ऑर्नामेंट्स है, टू सील्स एंड द कॉइन. सेकेंड कैटेगरी में हमारे बहुत सारे हमारे ऑब्जेक्ट है जो कंसिस्ट करते हैं वैरायटी ऑफ फीचर्स, स्ट्रक्चर्स एंड मॉन्यूमेंट, जैसे हर्थ है, हाउस फ्लोर्स है, रिलीजन्स, मिलिट्री एंड कमर्शियल स्ट्रक्चर्स, बरियल्स एंड बरियल्स मॉन्यूमेंट्स. फिर आर्ट क्रिएशंस है, जैसे पेंटेड या फिर इंसाइज डिजाइन है, पॉटरी पे आपको देखने को मिलेंगे, टेराकोटा पे, मेटल फिगरीन्स पे एंड रोक पार्ट्स पे. सो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, सोइल्स एंड सेडिमेंट्स, प्लांट्स, एनिमल रिमेन्स, ओर एंड स्लैग पीसेस, रॉक्स एंड सिलिशियस स्टोन पीसेस यहाँ पे है. सो ये जो क्लस्टर्स हैं हम इनको साइट्स बोलते हैं, साइट्स बोलते हैं. मे बी बहुत साइट कैसे होती है, स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी होती है, जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा माउंट्स, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे होती थी इन स्पोर्ट्स पे. आर्कियोलॉजिकल साइट्स को हम फिर से डिस्टिंग्विश करते हैं बहुत सारी क्लासेस में, जैसे कि हैबिटेशन साइट्स है, एनिमल पेनिंग स्टेशंस है, फैक्ट्री साइट्स है, रिलीजियस साइट्स है, कमर्शियल साइट्स है, या फिर मिलिट्री साइट्स है. सो ओवर द लास्ट 4 to 5 सेंचुरीज बहुत सारे चेंजेस हुए टाइम टू टाइम, एम्स में, मेथड्स में जो हमने अडॉप्ट किए थे for dealing with the archaeological record, right? So loss of innocence published in the journal Antiquity, it is not important, in the antiquarian stage which lasted till the early decades of the 19th century in Europe and elsewhere in the world. So amateurs from different walks of life took interest in the cultural heritage of their respective countries. जानते हैं कल्चरल हेरिटेज को, जानने की कोशिश की है लोगों में, एंड वेंट टू द लैंडस्केप एंड सो टू ऑब्टेन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट, जैसे पैलेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देखना, फोर्ट्स के बारे में, पेंटिंग के बारे में, स्कल्पचर्स के बारे में, एंड अदर स्ट्राइकिंग एंटिक्वेरियन रिमेन्स डोटिंग द लैंडस्केप. सो दे प्रिपेयर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिमेन्स, स्केचेस के साथ, ड्राइंग्स के साथ. स्टडीज रैंडम टाइप थी एंड मोटिवेटेड बाय जनरल ह्यूमन अर्ज लाइक क्यूरियोसिटी अपनी सराउंडिंग के बारे में, रोमांटिसिज्म की स्पिरिट, एडवेंचर, इंस्टिंक्ट ऑफ प्लेजर, रेस्पेक्ट टू एंसेस्टर्स, नोशन नॉलेज इफ इट एग्जिस्टेड और वाज ऑफ अ सिंपल नेचर. तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था, कॉमनली एक्सेप्टेड जो मैथोडोलॉजी थी ऐसा कुछ भी नहीं था. कल्चर हिस्ट्री के बारे में देखते हैं. अब ये जो क्रेडिट जाता है इंट्रोड्यूस करने का, इंट्रोड्यूसिंग द नॉलेज पर्सपेक्टिव बाय डिवाइडिंग द प्री लिटरेचर, जिसको प्री क्रिश्चियन पास्ट ऑफ यूरोप गोज टू सीजे थॉमसन. क्यूरेटर थे रॉयल डैनिश नेशनल म्यूजियम के ऑफ एंटिक्विटीज इन सोफिंगेन. Thompson was confronted with the task of cataloging a huge collection of stone and metal के objects ये इकट्ठा करते थे, and ceramics के and other antiquities, right, that had accumulated in the museum, partly by way of using his common sense and also based upon ethnographic parallels. थॉमसन आते हैं फिर एक 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन से ऑब्जेक्ट पे इस कलेक्शन, ये जो आप ये कलेक्शन करते हैं. सो फेमस
3 एज सिस्टम है विच अपियर्ड इन प्रिंट इन 1836। सबसे पहले इस स्कीम के हिसाब से 3 मेजर पीरियड्स या एजेस एग्जिस्ट करती थी प्री क्रिश्चियन पास्ट में नॉर्दर्न यूरोप की, स्टोन, ब्रोंज एंड आयरन, राइट, स्टोन, ब्रोंज एंड आयरन। सेकेंड मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जो थॉमसन ने किया लाइज इन द फैक्ट दैट ही वाज प्रोबेबली फर्स्ट एंटीक्वेरियन वर्कर्स थे जिन्होंने एंटीक्वेरियन रिमेन्स के इंपोर्टेंस को हाईलाइट किया, राइट। तो इससे हमें उन्होंने कहा कि हमें एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में अगर नॉलेज लेनी है तो हमें कहाँ से, एंटीक्वेरियन जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वहां से हम ले सकते हैं। उन्होंने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया कि जो रिमेन्स हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं हमारे एंशिएंट कल्चर्स के बारे में, हमारी बरियल प्रैक्टिसेस कैसी होती थी, एंशिएंट एनवायरनमेंट कैसा होता था, एंड इवन अबाउट पास्ट ह्यूमन माइग्रेशंस। ऑलराइट, सो ये जो टॉपिक है पार्टीशनिंग, प्री हिस्टोरिक फेज को फेजेस में उन्होंने बात की पार्टीशन करने की, राइट। सो ये सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की तरह उभर कर आया। तो अब यहाँ पे जैसे कि लोअर मिडिल एंड अपर स्टेजेस में इसको पैलियोलिथिक कल्चर था, जैसे लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ वेज। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ वेज में देखते हैं तो हम देखते हैं ब्रोंज एज सिविलाइजेशन जो हम आज जानते हैं, एग्जिबिशन एट प्रो, वो एक्सपोज एट मेसेनियन सिविलाइजेशन। ओके, लियोनार्ड वॉली ने एक्सपोज किया रिमेन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। फ्लिंडर्स, पेट्री एंड अदर्स गेव अस द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। जॉन मार्शल एंड हिज कलीग एक्सपोज द रिमेन्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ऑल राइट, सो न्यू और प्रोसेशनल आर्कियोलॉजी आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ओके, तो यहाँ पे है जैसे आर्कियोलॉजिकल मैथोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे आर्कियोलॉजी को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया, जैसे कि इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजी में डिवाइड किया। ये स्टडी है जिसमें हम पास्ट ह्यूमन इंटरेक्शंस को, क्या क्या इंटरेक्शन हुए नेचर के, वो पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजी में। इससे क्या होता है, हमें क्या पता चलता है कि इम्पैक्ट क्या रहा था एनवायरनमेंट का हमारे पास्ट कल्चर्स पे, एंड इट्स इन्फ्लुएंस क्या था सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो था पास्ट सोसाइटीज का। इम्पोर्टेंस जो थी इन स्टडीज के इज दैट कार्ल टर्म्ड आर्कियोलॉजी एज पास्ट ह्यूमन इकोलॉजी, राइट। सो जियो एंड बायो आर्कियोलॉजी 2 मेन ब्रांचेस हो जाती है एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजी की। ओके, जियो एंड बायो आर्कियोलॉजी। कॉमन टाइप ऑफ एविडेंस जो यूज्ड था एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजी में वो जैसे क्या था, एनिमल रिमेन्स को स्टडी किया, जैसे बोन्स, एगशेल पीसेस, इंसेक्ट, ऑस्ट्राकोड्स, फोरामिनिफेरा, मलस्क, पैरासाइट के एग्स एंड सिस्ट। प्लांट रिमेन्स को जैसे वुड, चारकोल, पॉलन एंड स्पोर्स, phytoliths and dye atoms, and archaeological and geological stratigraphy, chemicals and physical analysis of sediments and soils, soil morphology and mineralogy. Two main issues in environmental archaeology are how कि कैसे human society जो हमारे पास में वो shape कर रही थी अपने आप को with their respective landscape setting, and how in turn ये जो human groups थे directly या indirectly ये अपने physical और biological components को कैसे change कर रहे थे। So environmental archaeology involves करती है very detailed field study as well as laboratory analysis। फिर आता है हमारा settlement archaeology। इसमें क्या होता है, हम societal relationship जो है, हमारी जो ancient societies हैं उनके क्या क्या societal relationship थे उनको हम study करते हैं, right। So settlement pattern क्या है, is the way in which man dispose himself over the landscape जिसमें वो रहता था, जिस पर वो रहता था, with which reference to dwellings, to their arrangement and to the nature and disposition of other buildings pertaining to community life। ये जो settlements है reflects करती हैं natural environment को, level of technology को on which the builders operated, and various institutions of social interactions and control which the culture maintained।
Settlement archaeology seeks to understand the geographical, political and military, economic and religious symbolic factors जो govern करता है settlement locations को। फिर आता है उसके बाद एथनो आर्कियोलॉजी। यहाँ पे क्या होता है, यूज ऑफ एनालॉजीज और पैरेलल ड्रॉन फ्रॉम द स्टडी ऑफ कंटेम्पररी सिंपल हंटर गैदरर्स एंड फार्मर्स पेस्टोरल सोसाइटीज, जिसमें हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं आर्कियोलॉजिकल कल्चर को। एज सच एथनोग्राफी सर्व एज इम्पोर्टेंट टूल फॉर आर्कियोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन। इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट वर content with the study of published reports and books of anthropologists on contemporary societies and use of objects those objects were shown in museum and archival records. More recent years में आर्कियोलॉजिस्ट को ये जरूरत लगी कि हमें फील्ड वर्क करना है, खुद से जो प्रेजेंट डे सिंपल सोसाइटीज है स्टडी करना है उनको आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लिवाइस बिनफुड स्टडी किया था उन्होंने नूनाम्यूथ एस्किमोस को, अलास्का के थे, एंड जॉन येलेंस वर्क को जो बुशमैन ऑफ अफ्रीका से एक्सीडेंट एग्जाम्पल है एथनो आर्कियोलॉजी का। सो एथनोग्राफिक एनालॉजीज दो तरह की होती हैं, जनरल कंपैरेटिव एनालॉजीज डील करती है कंपैरेटिव स्टडीज के साथ कल्चर्स का इररेस्पेक्टिव ऑफ जियोग्राफिकल लिमिट्स। डायरेक्ट हिस्टोरिकल एनालॉजीज इन्वॉल्व करता है अनब्रोकन लिंक्स बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट इन स्पेसिफिक रीजन। India has tremendous potentialities for ethno-archaeology। बहुत सारी स्टडीज हैं हमने जो कर चुके हैं हम हंटर गैदरर्स पर, लाइक द चेंचुएज, येनाडीज, वनवा, ग्रीस एटसेट्रा। एग्रो पेस्टोरल कम्युनिटीज है लाइक द ढंगर्स एंड भिल। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम एनालॉजीज का यूज करते हैं जो हम ड्रॉ करते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से एंशिएंट सोसाइटीज को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मोर देन 150 years एंड बहुत हेल्पफुल रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट के लिए जब दूसरे मैथोडोलॉजिकल स्ट्रेटजीज फेल हो जाती है क्लूज देने के लिए। एथनोग्राफ एनालॉजीज फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कोई भी हमें फाइनल आंसर नहीं देती, बट ओनली हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन देती है या फिर टेंटेटिव सॉल्यूशन देती है, विच नीड टू बी चेक्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्चुअल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। जब हम इन एक्सपेरिमेंट को अंडरटेक करते हैं, सो आर्कियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करती हैं सर्टेन प्रिकॉशन। पहला, जैसे मटेरियल सिमिलर है जो पास्ट में यूज होता था, राइट। सेकेंडली, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स ऑफ वेरियस काइंड्स एसोसिएट विद इट। इनको हमें अलाउ नहीं करना है जो हमारे एक्सपेरिमेंट को इन्फ्लुएंस करे। एक्सपेरिमेंटल स्टोर टूल मेकिंग हैज बीन इन प्रैक्टिस फ्रॉम द अर्ली पार्ट ऑफ द 19th century. Louis Leakey, Donald Crabtree and Francois Bourdes have made experimental specimens of all important stone tool types of the old and the new world prehistory, right? जैसे लीफ शेप्ड बाई फेशियल पॉइंट, जैसे कि सोलुट्रियन पॉइंट्स ऑफ यूरोपियन एंड क्लोविस एंड फोलसोम पॉइंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। फिर आता है इथोलॉजिकल स्टडीज में हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं बिहेवियरल पैटर्न्स का, बहुत सारे एनिमल स्पेशीज का। प्रीहिस्टोरियंस हैव इन पर्टिकुलर फाउंड एनालॉजीज ड्रॉन फ्रॉम द प्राइमेटोलॉजिकल रिसर्च। वेरी हेल्पफुल, जो हेल्पफुल रही है बिहेवियर पैटर्न को, जो एंशिएंट हंटर गैदरर्स सोसाइटीज थी उनके बिहेवियर पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए। जो अर्लियर स्टेजेस थे इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्टिगेशन किसका, बिहेवियर, जैसे मंकी स्पेशीज का, हायर एप्स का, चिंपैंजी, बेबून, ओरेंगुटन, गोरिल्ला वर रेस्ट्रिक्टेड टू एनिमल जो हमने जूज में कैप्ट जो होते थे, राइट। सो सच स्टडीज गिव ओनली लिमिटेड ऑब्जर्वेशन अबाउट प्राइमेट बिहेवियर। लास्ट हाफ अ सेंचुरी फुल फ्लेज फील्ड स्टडी हुई है इन प्राइमेट ग्रुप्स पे, उनके खुद के नेचुरल हैबिटेट्स में, राइट। सो इससे बहुत सारी स्टडी जो है रिसर्च उन्होंने करी है, बहुत सारे रिजल्ट आए हैं साइंटिस्ट के पास, आर्कियोलॉजिस्ट के पास, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पास। इन पर्टिकुलर स्टडीज ऑन चिंपैंजीज, बेबून्स और जो दूसरे हायर प्राइमेट्स ग्रुप्स है उससे बहुत सारी यूजफुल एनालॉजीज दी है जिससे हमने बिहेवियर पैटर्न को
रिकंस्ट्रक्ट किया है। वन ऑफ दीज एस्पेक्ट्स कंसर्न ग्रुप लिविंग अमंग हायर एप्स, जो फैसिलिटेट करता है लर्निंग किसकी, लाइफ स्किल्स की बाय द यंग एंड अफोर्ड सिक्योरिटी अगेंस्ट अदर ग्रुप, ऑक्यूपेशन ऑफ सर्टेन फेवरेबल एरियाज कॉल्ड कोर एरियाज विद अ होम बेसिस कॉमन अमंग हायर एप्स। ये जो एनालॉगी है ये हेल्पफुल है, जिसमें हमने रिकंस्ट्रक्ट की है स्टोन एज हंटर गैदरर्स का लैंड यूज पैटर्न कैसा था। सर्टेन सिचुएशन में चिंपैंजी आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं फ्लेक्स की तरह स्टोन के ब्लॉक्स को तोड़ करके, तो ये हमें क्लू देता है ओरिजिन ऑफ स्टोन टूल की अंडरस्टैंडिंग को, राइट। सो या तो आई थिंक चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 में पढ़ेंगे अब हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो देखिए, मुझे लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आपसे प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करो। सब्सक्राइब तो आप प्लीज़ करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच सो मच।